नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आधुनिक काल भाग 1 प्रैक्टिस पेपर में। आधुनिक काल पर आधारित संपूर्ण आधुनिक काल पर 2 पेपर हैं। प्रगतिवाद हो चुका है, प्रयोगवाद और समकालीन कविता अभी सिर्फ बाकी है, जल्द ही करवा दिया जाएगा। भाग 2 करवाने से पहले आइए देखते हैं आज, और उससे पहले आप सभी को सूचना देनी है कि कल इसको आपको टेलीग्राम में भेजा गया था। जिन साथियों ने किया है वो अपने आंसर को मैच करें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं, और जिन साथियों ने नहीं किया है वो एक पेपर लें, 1 से 100 तक नंबर डालें और अपने आधुनिक काल को परखें कि उनकी तैयारी कैसी है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नए ज़माने की मुकरी के लेखक हैं। नए ज़माने की मुकरी, पुराने ज़माने की जो मुकरी थी तो अमीर खुसरो, दो सुखने गज़ल, उनके लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। लेकिन नए ज़माने की मुकरी रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन या भारतेंदु। तो सही विकल्प है भारतेंदु। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब यानी गधा कहा है? भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब गधा कहा है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली, नील देवी। देसी राजाओं को इसमें गधा कहा गया है भारत दुर्दशा में। तीसरा प्रश्न है, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख किसने कहा है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, शाह ललित किशोरी, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। सही विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। सही विकल्प है प्रेम संपत्ति लता के रचयिता हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। सी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह। तो सही विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त को इनका सफल उत्तराधिकारी माना जाता है, जो इनकी परंपरा को लेकर आगे चले। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह मनोज सोनकर का नहीं है? मनोज सोनकर का नहीं है। घंटाघर, शोषितनामा, अग्निकांड, जगहें बदलता, दोहांगना। ये सभी मनोज सोनकर के हैं, सी ऑप्शन को छोड़कर। ये केदारनाथ सिंह का है। अग्निकांड, जगहें बदलता, घंटाघर, शोषितनामा, दोहांगना, ये सभी मनोज सोनकर के हैं। किसी साथी को अगर देखने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा क्वालिटी अगर बढ़ा लेंगे तो बढ़िया से दिखेगा। सातवां प्रश्न है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। कथन किसका है? कथनों को अच्छे से कई बार पढ़ें। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इनका मानना है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए युग मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। आठवां प्रश्न है, ये भी कथन से संबंधित है। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है
कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर भारतेंदु युग का साहित्य जन्मादि इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये रामविलास शर्मा का कथन है। डी ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? भारतेंदु, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, बालमुकुंद गुप्त। तो भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का वैतालिक कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह मनोज सोनकर का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह मनोज सोनकर का नहीं है? स्नानागार, गजलगंध, चित्राधार, बैल और आदमी। तो बैल और आदमी केदारनाथ सिंह का है। डी ऑप्शन यहाँ पर मनोज सोनकर का नहीं है। बाकी स्नानागार, गजलगंध, चित्राधार सभी मनोज सोनकर के हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह चंद्रकांत देवताले का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह चंद्रकांत देवताले का नहीं है? पत्थर की बेंच, दीवारों पर खून से उसके सपने, सृष्टि का पहरा। सृष्टि का पहरा केदारनाथ सिंह का है। बाकी सभी चंद्रकांत देवताले के काव्य संग्रह हैं। 12वां प्रश्न है, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? 1850 या 57 से 1900 तक भारतेंदु युग माना जाता है। कोई 50 से मानता है, कोई 57 से मानता है और 1900 तक माना गया है। 1900 में कौन सी पत्रिका छपना शुरू हुई? सरस्वती पत्रिका। 13वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा, मेघनाद वध। अतुकांत रचना है मेघनाद वध। डी ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न है, बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है? बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है अनघ, विकटभट्ट, वृत्तसंहार, झंकार। तो ये सब भी मैथिली शरण गुप्त के ही हैं, लेकिन बौद्धकालीन संस्कृत को उद्घाटित करने वाला अनघ है, मैथिली शरण गुप्त। अनघ ये बौद्धकालीन संस्कृत को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है। 15वां प्रश्न है, जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? झंकार, विकटभट्ट, सैरंध्री, गुरुकुल। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन विकटभट्ट में है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बी ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? नवम, दसम, एकादश, द्वादश। 12वें सर्ग में है, द्वादश में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है साकेत के 12वें सर्ग में। 17वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृत का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? हिंदू संस्कृत का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृत का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? जय भारत को। ए ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है, अपनी जमीन की आकृति और उसके कंपन को
अपनी जमीन की आकृति और उसके कंपन को कविता में तब्दील कर देना ज्ञानेंद्र पति की ऐसी विशेषता है जो उन्हें समकालीनों से अलग कर देती है। अपनी जमीन की आकृति और उसके कंपन को कविता में तब्दील कर देना ज्ञानेंद्र पति की ऐसी विशेषता है जो उन्हें समकालीनों से अलग कर देती है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का ये कथन है। अपनी जमीन की आकृति और उसके कंपन को कविता में तब्दील कर देना ज्ञानेंद्र पति की ऐसी विशेषता है जो उन्हें समकालीनों से अलग कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह लीलाधर जगूड़ी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह लीलाधर जगूड़ी का नहीं है? महाकाव्य के बिना बची हुई पृथ्वी, भय भी शक्ति देता है, हड्डियों में छिपा जर, चंद्रकांत देवताले का है। हड्डियों में छिपा जर बाकी सभी लीलाधर जगूड़ी के हैं। हड्डियों में छिपा जर चंद्रकांत देवताले का है। 20वां प्रश्न है, द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ब्रज भाषा में काव्य रचना, राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना, श्रृंगार भक्ति भावना, इतिवृत्तात्मकता। डी ऑप्शन सही है। इतिवृत्तात्मकता के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वर्णन पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें कथा कहानी का महत्व होता है, खूब कथा कहानी कही जाएंगी। इसी के विद्रोह स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है। 21वां प्रश्न है, छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है। प्रकृति का सामान्य चित्रण, आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, प्रेम का उदात्त चित्रण, वेदना और निराशा की सघन व्यंजना। वेदना और निराशा की सघन व्यंजना। छायावाद की जब बात हो तो आप दिमाग में महादेवी वर्मा को रखिए। ये जो चार हैं, चार स्तंभ छायावाद के, इनको दिमाग में रखिए तो आप सही कर ले जाएंगे। प्रेम का उदात्त चित्रण, आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, प्रकृति का सामान्य चित्रण। छायावादी में ये प्रवृत्ति नहीं है कि प्रकृति का सामान्य चित्रण हुआ हो। बाकी सभी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। 22वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? तो कलाधर के उपनाम से लिखते थे, कलाधर। छायावाद के चार स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रणीपम याद होगा, प्रसाद निराला, पंत, महादेवी, यही सीरियल भी है। लेकिन मुक्तिबोध नहीं आते हैं। सी ऑप्शन सही है। 24वां प्रश्न है, छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? डॉक्टर इलाचंद्र जोशी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके बाद ही आया तो अब इनका ताज छीना छीना सा लगा होगा। इन्होंने खूब आलोचना की। अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप ऐसे लगा सकते हैं। निम्नलिखित में रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रचना और रचनाकार दिए हुए हैं, भारत गीत, पारिजात, पंचवटी, मानसी। भारत गीत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है। श्रीधर पाठक, भारत गीत। पारिजात, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त। मानसी, राम नरेश त्रिपाठी।
माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। भारत गीत श्रीधर पाठक, पारिजात हरिऔध, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, मानसी राम नरेश त्रिपाठी। 4152 ए ऑप्शन सही है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है। गंगावतरण, गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर। युगचरण माखनलाल चतुर्वेदी। पाथेय सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। और उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। 4325 बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है। कामायनी के सर्ग अक्सर पूछे जाते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, यही सीरियल है। ये ऑप्शन सही है। वो जब पढ़ाया गया था इसका डिटेल्ड वाला, तो उसमें आपको याद करने का तरीका भी बताया गया था कि 4 4 5 5 याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? बहुलोचना नदी, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। केवल बहुलोचना नदी जगदीश गुप्त का है। बहुलोचना नदी जगदीश गुप्त का है। ए ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह लक्ष्मीकांत वर्मा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह लक्ष्मीकांत वर्मा का नहीं है? आदिम एकांत, अतुकांत, दीप देहरी द्वार, कंचन मृग। आदिम एकांत जगदीश गुप्त का है। बाकी सभी लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं है? नीली रेखा तक, व्यक्तिगत, गांधी पंचसती, अचानक हम फिर। अचानक हम फिर नेमिचंद्र जैन का है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना तो आपने पढ़ा। अन्य सर्ग जब पूछे जाते हैं तो लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न। लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, ऐसे ही आपको सारे सर्ग बता दिए जाएंगे। बत्तीसवां प्रश्न है, सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडेय की वह कौन सी कविता है जो छायावादी युग की प्रथम कविता मानी गई है? छायावादी युग की प्रथम कविता मानी गई है। झरना, कुररी के प्रति, पल्लव, कुकुरमुत्ता। तो सही विकल्प है कुररी के प्रति, अक्सर पूछी भी गई है। 33वां प्रश्न है, किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की? किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की वंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है। नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, वासुदेव सिंह। सी ऑप्शन सही है, बच्चन सिंह ने
छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद को अधिक उपयुक्त माना है। 34वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, महाराणा का महत्व। डी ऑप्शन सही है, महाराणा का महत्व। ये जो कविता है ये खंड काव्य, नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 दी गई हैं। लहर, आंसू, कामायनी, उर्वशी। लहर जो है गीति काव्य है, आंसू खंड काव्य है, कामायनी महाकाव्य है, उर्वशी चंपू काव्य है। चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित होता है तो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। 4, 3, 2, 1 ये ऑप्शन सही है। लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? 4। 37वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम रहा है? सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम क्या रहा है? गीति काव्य। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? मरणोपरांत वाले एक आध प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र का मरणोपरांत जो प्रकाशित हुआ उसे पूछा गया है। तूस की आग, डी ऑप्शन सही है। 1985 में प्रकाशित हुआ था। 85 में ही 1914 से 1985 इनका माना जाता है जीवन काल। फरवरी में इनका देहांत हुआ भवानी प्रसाद मिश्र का, और तूस की आग उसके बाद 85 में ही प्रकाशित हुई। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह श्रीकांत वर्मा का नहीं है? श्रीकांत वर्मा का नहीं है। गरुण किसने देखा है, जलसाघर, दिनारंभ, खुले हुए आसमान के नीचे। ये कीर्ति चौधरी का है। खुले हुए आसमान के नीचे, कीर्ति चौधरी। बाकी सभी श्रीकांत वर्मा के हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संबंध देहरादून से है? निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संबंध देहरादून से है? रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा। देहरादून से संबंध पूछा गया है तो शमशेर बहादुर सिंह आएंगे। बी ऑप्शन सही है। भावी पत्नी के प्रति, भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं? वीणा और गुंजन, ग्रंथि और पल्लव, पल्लव और गुंजन, युगवाणी और ग्राम्या। सी ऑप्शन सही है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, रजत शिखर। सही अनुक्रम ये है। डी ऑप्शन सही है। 44वां प्रश्न है, बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है? सौम्य संत रचना किसको समर्पित है?
सुमित्रानंदन पंत को समर्पित है। बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है? सुमित्रानंदन पंत को। हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? सभी जानते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बी ऑप्शन सही है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों और उनके जन्म स्थान के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल बांदा, धर्मवीर भारती इलाहाबाद, रामविलास शर्मा झांसी, नरेंद्र शर्मा इटावा। नरेंद्र शर्मा इटावा के नहीं हैं, ये जहांगीरपुरी के हैं। जहांगीरपुर ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। नरेंद्र शर्मा इटावा के नहीं, जहांगीरपुर ग्रेटर नोएडा। रामविलास शर्मा झांसी, धर्मवीर भारती इलाहाबाद, केदारनाथ अग्रवाल बांदा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों और उनके जन्म स्थान के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? त्रिलोचन सुल्तानपुर, रामेश्वर शुक्ल अंचल फतेहपुर, शिवमंगल सिंह सुमन बुलंदशहर, फिराक गोरखपुरी गोरखपुर। शिवमंगल सिंह सुमन उन्नाव झगरपुरा गांव के हैं। शिवमंगल सिंह सुमन बुलंदशहर के नहीं, उन्नाव में एक गांव है झगरपुर, उन्नाव से हैं। रामेश्वर सुख अंचल फतेहपुर में किशनपुर गांव से हैं, पड़ोसी है हमारे, फतेहपुर से हैं। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन अज्ञेय द्वारा किस शतक की भूमिका में कहा गया है? तो अज्ञेय द्वारा ये द्वितीय शतक की भूमिका में कहा गया है, जो कि 1951 में आया था। यहाँ से आप सभी के सन ध्यान में रख सकते हैं, पूछा जाता है। प्रमुथ गाथा नामक लंबी कविता किसने लिखी है? जिस पर हमारा दिमाग नहीं जाता है, उन्होंने ही लिखी है, धर्मवीर भारती। प्रमुथ गाथा धर्मवीर भारती, प्रमुथ गाथा धर्मवीर भारती। ऐसे ही 5-6 बार पढ़ें, बिल्कुल याद हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, सरिताओं में सोम दुह रहा, वह अहीर मतवाला पंक्ति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, नरेश मेहता। तो नरेश मेहता की पंक्तियां हैं ये। डी ऑप्शन सही है। 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं साथियों। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जिस प्रकार से कल टेस्ट पेपर भेजा गया, ऐसे ही आपको भेजा जाएगा संडे वाले दिन। विचार यही है, अगर आप लोगों का समर्थन रहा और आप वहाँ पर OMR प्रिंट करवा लीजिए 100 या 125 प्रश्नों के लिए, या सामान्य पेपर में भी नंबरिंग करके आप सॉल्व करके भेज सकते हैं। उसके बाद आंसर की भेज दी जाएगी, मैच करके आप अपना स्कोर बता सकते हैं। तो टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ जाएं। 51वां प्रश्न है, मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ। मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित। मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित। पंक्ति के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो ये कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं।
ए ऑप्शन सही है। 52वां प्रश्न है, सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपये से पुरस्कृत किया गया? ध्यान रहे 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए? तो वो अपरा थी। अपरा के लिए निराला को 2100 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए गए। 53वां प्रश्न है, निराला ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासनकाल तक निराला ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासनकाल तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उसके शौर्य ज्ञान और वैभव का स्मरण किया है? दान, तुम और मैं, गीत गुंज, दिल्ली। तो दिल्ली में ये सब वर्णन हुआ है। डी ऑप्शन सही है। 54वां प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? निराला, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, प्रसाद। तो ये ऑप्शन सही है, निराला ने स्वच्छंद छंद का प्रथम प्रयोग किया है। 55वां प्रश्न है, यामा के लिए महादेवी जी को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यामा के लिए महादेवी जी को सन 1982 में किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो ज्ञानपीठ दिया गया, जो कि अब संपूर्ण साहित्य पर योगदान के लिए दिया जाता है। तो अगर नॉलेज नहीं है तो लोग तुरंत चले जाते हैं साहित्य अकादमी पर या व्यास सम्मान पर, तो इसका ध्यान रखना है। चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार, और ज्ञानपीठ, यामा, इन पर ज्ञानपीठ मिला है। इसके बाद संपूर्ण साहित्य पर मिलने लगा है, इसका ध्यान रखें। 56वां प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निहार निशाय आपको याद होगा, निहार निशाय, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, ये इनका अनुक्रम है। सी ऑप्शन सही है। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? नागार्जुन, त्रिलोचन, निराला, रंगे राघव। नागार्जुन इसी के लिए जाने ही जाते हैं, खूब व्यंग किए हैं तत्कालीन सरकार पर, तत्कालीन जो समस्याएं थी। 58वां प्रश्न है, देखिए कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं हमसे, तो टेस्ट पेपर पहले तो टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद संपूर्ण वाला पढ़ लीजिए, और उसके बाद रामबाण पढ़ लीजिए, या ब्रह्मा सीरीज 2.0 नाम से जो कराया जा रहा है, रीतिकाल तक हो गया, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप कहीं का भी कोई भी पेपर लगा रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्राइमरी तक का कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है, सीधे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है इतना पढ़ने के बाद कोई भी पेपर आप आंख मूंद के लगा देंगे, सही हो जाएगा। प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे और प्रयास यही रहता है कि गलतियां ना हो। अभी किसी एक साथी ने कमेंट किया था कि छाया में 4 कविताएं संग्रहित हैं, आपने इतनी कैसे बता दी? तो गाइडों के भरोसे न रहें, ना ही गूगल के भरोसे रहें। कई बार गूगल में गलत सूचनाएं भी रहती हैं। मूल किताब से आप मैच कर लीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको प्रमाण देंगे। 58वां प्रश्न है, सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध है? सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध है त्रिलोचन। 59वां प्रश्न है, हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है, काव्यपंथ के रचनाकार कौन है? हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है, काव्यपंथ के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। 60वां प्रश्न है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा,
मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रचनाकार पूछा गया है, केदारनाथ अग्रवाल है। बी ऑप्शन सही है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलता देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल। 61वां प्रश्न है, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। पंक्ति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह है, अग्रवाल नहीं है। और इनका ये कथन पढ़ने के बाद, हमने जब पहली बार पढ़ा था तो रामचंद्र शुक्ल की जो है फोटो सर्च की, जब सर्च की तो तब से हमको उनकी मूछें याद आती हैं। बनारस नामक प्रसिद्ध कविता के कवि हैं। बहुत पहले की बात है, जब ग्रेजुएशन चल रहा था। बनारस नामक प्रसिद्ध कविता के कवि हैं। बनारस नामक प्रसिद्ध कविता के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो केदारनाथ सिंह बनारस के लिए जाने जाते हैं। मई का एक दिन, मई का एक दिन कविता के कवि हैं। मई का एक दिन, अरुण कमल। नाटक जारी है, नाटक जारी है, रचना का संबंध किस विधा से है? नाटक जारी है, रचना का संबंध काव्य से है। 65वां प्रश्न है, समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? अज्ञे जी को। सी ऑप्शन सही है। 68वां प्रश्न है, 66वां प्रश्न, नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप, नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा है? नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा है? गोविंद शर्मा रजनीश ने कहा है। डी ऑप्शन सही है, गोविंद शर्मा रजनीश। नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1954 में। संपादक जगदीश गुप्त, इलाहाबाद से। 1954 नई पत्रिका। नकेनवाद किस काव्यधारा से के लिए प्रयुक्त हुआ? नकेनवाद सभी जानते हैं, नरेश मेहता नहीं, नरेश कुमार, केसरी कुमार और नलिन विलोचन शर्मा तीनों बिहार के थे, और इन्होंने ये काव्यधारा अपने नाम के पहले अक्षरों को मिलाकर शुरू की। और छायावादी नहीं है, प्रगतिवादी नहीं है, प्रयोगवादी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये प्रपद्यवाद का दूसरा नाम है। नकेनवाद प्रपद्यवाद का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 69 है, श्रीकांत वर्मा ने यदि इस्मगद्ध, पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। श्रीकांत वर्मा ने यदि न लिखा होता तो ये पूर्णतः आधुनिकतावादी होते। यह कथन किस साहित्यकार का है? इसको काट देते हैं क्योंकि अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या है। आगे चलते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। 70वां प्रश्न है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र। प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति हैं। प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? शोषितों की दीनता का चित्रण किया गया है, क्रांति की भावना, धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, परंतु आस्था नहीं रहती। ए, बी और डी सही।
डी ऑप्शन सही है। 72वां प्रश्न है, नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने माना है। बी ऑप्शन सही है। 73वां प्रश्न है, नए कवियों को संबोधित कविता नए कवि के प्रति के रचयिता हैं। नए कवियों को संबोधित कविता नए कवि के प्रति के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, निराला। नए कवि के पद प्रति अज्ञेय की रचना है। सी ऑप्शन सही है। 74वां प्रश्न है, नास और निर्माण काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? नास और निर्माण काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर हैं। डी ऑप्शन सही है। प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है निम्न वर्ग का चित्रण, मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण, उच्च वर्गीय समाज का चित्रण। तो प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला जो ऑप्शन है कोई नहीं है उपयुक्त में से, तो उसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। 76वां प्रश्न है, नई कविता की विशेषता नहीं है जीवन के प्रति आस्थावान होना, परंपरागत मान्यताओं का विरोध, नया सौंदर्य बोध, ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। ये नई कविता की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन सही है। यही नई कविता की विशेषता में नहीं आती, बाकी सभी सही है। जीवन के प्रति आस्था है, परंपरागत जो मान्यताएं चली आ रही हैं उनका विरोध किया गया है, नया सौंदर्य बोध है परंतु ईश्वर में आस्था नहीं है, और असंशय की स्थिति है। 77वां प्रश्न है, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? अज्ञेय, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये नई कविता का कवि नहीं कहा जाता इनको। 78वां प्रश्न है, नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? प्रकृति वर्णन, निर्धनता का चित्रण, शोषक वर्ग की चिंता, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। सही विकल्प है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। डी ऑप्शन सही है। 79 है, मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को जीवन का आधुनिक जन इतिहास। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। ए ऑप्शन सही है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित किया था? मुक्तिबोध की किस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित किया था? भारत इतिहास और संस्कृति। कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे सरकार की कमियां उजागर हो गई होंगी, तो भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया मध्य प्रदेश सरकार ने। एमपी वाले साथी जरूर इसको पढ़ के जाएं। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। सी ऑप्शन सही है। माया दर्पण किसकी कविता है? माया दर्पण श्रीकांत की कविता है। ए ऑप्शन सही है। पटकथा कविता किसने लिखी? पटकथा सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की है। बी ऑप्शन सही है। आधुनिकता का अनिवार्य संबंध किससे होता है? अतीत से होता है। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्यकृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किस काव्यकृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर,
दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। डी ऑप्शन सही है। 86 है, प्रयोगवाद के संबंध में सही कथन है। प्रयोगवाद के संबंध में सही कथन क्या है? प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। प्रयोगवादी कवि भाषा और उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोगों पर विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास न करते तो इसका नाम ही न पड़ता प्रयोगवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है। बिल्कुल सही बात है। प्रयोगवाद की विकसित अवस्था ही नई कविता है। ये भी सही है। ए सी डी तीनों सही है। डी ऑप्शन सही है। 87 है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार दिए गए हैं। हिमकिरीटनी, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, क्वासी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, पथिक, राम नरेश त्रिपाठी, त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान। 2, 3, 4, 1 पहला ही ऑप्शन सही है। 88 है, निम्नलिखित में से किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है? रघुवीर सहाय, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। तो प्रभाकर माचवे की लिए बताया गया है कि इनकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है प्रभाकर माचवे में। 89 है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। कविता का नाम और कवि का नाम दिया गया है। परिवर्तन पंत की है। जूही की कली निराला की है। पुष्प की अभिलाषा सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत माखनलाल चतुर्वेदी। 4, 3, 1, 2। कुछ गड़बड़ हुआ है? परिवर्तन पंथ, जूही की कली निराला, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान। ये दोनों गड़बड़ हो गए थे। 4, 3, 1, 2 सही है। पहला ऑप्शन। अरुण कमल की काव्यकृति नहीं है। अरुण कमल की काव्यकृति नहीं है। पहाड़ पर लालटेन, अपनी केवलधार, सबूत, नए इलाके में। ये बहुत पूछी जाती है। मंगलेश डबराल की रचना है। मंगलेश डबराल की है। पहाड़ पर लालटेन, बाकी सभी अरुण कमल की हैं। इन रचनाओं को काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रिय प्रवास 1914 में आई थी। 1932 में आई थी यशोधरा। 36 में आई थी कामायनी। यामा भी 36 में आई थी, लेकिन उसके बाद आई होगी। प्रिय प्रवास, यशोधरा, कामायनी, यामा। ए ऑप्शन सही है। 92 है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा कही जाती हैं। पंत कोमल कल्पना के कवि हैं। निराला के काव्य में प्रगतिवादी तत्व भी हैं। कामायनी हिंदी का पहला महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को माना गया है, कामायनी को नहीं। डी ऑप्शन असत्य है। साकेत नगरी का तात्पर्य है। साकेत नगरी का तात्पर्य पूछा गया है। अयोध्या, काशी, चित्रकूट, हरिद्वार। तो अयोध्या को साकेत नगरी का माना जाता है। पुराना नाम साकेत। ए ऑप्शन सही है। अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय किसकी रचना है? अज्ञे की है। बी ऑप्शन सही है। 95 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? महादेवी वर्मा की हैं। सी ऑप्शन सही है। 96 है,
चाह नहीं सुरबाला के, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यह पंक्ति किसकी है? चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये यहाँ पर में होना चाहिए। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह पंक्ति किस कवि की है? राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। सी ऑप्शन सही है। इनमें से आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है, कई बार आ चुका, 98 है। पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? पल्लव को कहा गया है, बी ऑप्शन सही है। अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? अबे सुन बे गुलाब में गुलाब पूंजीपति वर्ग का है। निराला की जो कुकुरमुत्ता लंबी कविता है उसी के बारे में बात हो रही है। मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद के 100 प्रश्न आपको करा दिए गए हैं, अगर कर लिए होंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपना स्कोर ज़रूर भेजें, हमें मैसेज करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन भेजें ज़रूर। और जो साथी नए हैं बिल्कुल टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। ये ना सोचें कि थोड़े ही लोग जुड़े हैं, जब आप लोग जुड़ेंगे तभी ग्रुप बड़ा होगा। और बिल्कुल आपकी आशाओं के विपरीत कुछ नहीं होगा, आप लोग जुड़ें। प्रत्येक सप्ताह एक टेस्ट पेपर करवाने की योजना है और अगले दिन उसको सॉल्व करवाया जाएगा, और जिससे आप लोग अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।